हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम बात करते हैं जो आज हमारे सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान में जो बीएसटीसी का पेपर हुआ था उसमें रीजनिंग वाले पोर्शन की बात करते हैं। दोस्तों एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, यदि आप निरंतर रूप से पेपर देते रहोगे और अगर सॉल्यूशन भी उसके देख लोगे ना पूरा, तो मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में कुछ अलग करके दिखाओगे तो निश्चित रूप से अच्छा स्कोर गेन करोगे। तो आज जो पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मेरा भाई मुझसे 563 दिन बड़ा है। देखो इसको अपन कैसे चालू करेंगे। मेरा भाई मुझसे कितने दिन बड़ा है, मुझसे का मतलब मैं, तो मेरे से कितने दिन बड़ा है। पेपर इसमें कहा है 563 दिन क्या है दोस्तों, बड़ा है, इसमें कहा है। और फिर जबकि मेरी बहन उससे, मतलब मेरे भाई से कितने दिन बड़ी है। ये कौन है, बहन। ये बहन कितने दिन बड़ी है, 75 सप्ताह बड़ी है। और इसमें पूछा है यदि मेरी बहन शुक्रवार को पैदा हुई, बहन कब पैदा हुई, शुक्रवार को। तो हमसे पूछा है ये बताइए कि मेरा जन्मदिन कब है, मतलब मेरा बार बताना है कौन से बार को मेरा जन्म हुआ था। तो देखो दोस्तों यहाँ ये बहन से इसका जो मेरा जो भाई है वो कितने दिन बड़ा है या कितने दिन छोटा है। देखो 52 सप्ताह बड़ी है ना, तो यदि बहन शुक्रवार को हुई तो मेरा भाई भी, सप्ताह का मतलब ध्यान में रखना सप्ताह के बाद बार रिपीट होता है। तो दोस्तों मेरा भाई कौन से बार को हुआ होगा, कहीं ना कहीं शुक्रवार को ही हुआ होगा। जब सप्ताह की बात आती है तो बार सेम रहता है। अब देखो यहाँ पर मेरा भाई मुझसे कितने दिन बड़ा है, 563 दिन बड़ा है। तो यहाँ भी अपन अगर इसके सप्ताह निकालें तो देखो सप्ताह निकालने के बाद 80 तो सप्ताह बने, 80 तो क्या बने, सप्ताह। और दिन बनेंगे दोस्तों 3 दिन बनेंगे। तो ध्यान में रख लेना 80 सप्ताह के लिए तो शुक्रवार ही रहेगा, लेकिन और कितने दिन छोटा हो जाऊंगा मैं मेरे भाई से, 3 दिन, मतलब 80 सप्ताह और 3 दिन छोटा हूं। तो देखो यदि मेरा भाई शुक्रवार को हुआ है तो मैं मेरे भाई से छोटा हूं, तो कहीं ना कहीं शुक्रवार के बाद पैदा हुआ हूँगा। तो देखो 80 सप्ताह पे तो सेम मार रहेगा, लेकिन 3 दिन और है। तो शुक्रवार से 3 दिन बाद, शुक्रवार से अगला दिन शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, और रविवार के बाद दोस्तों कौन सा बार आएगा यहाँ पर, सोमवार आएगा। तो दोस्तों मेरा जन्मदिन कौन से बार को था, सोमवार को था। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा है घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे है। एक एक क्वेश्चन देख लेना, अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो उसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार ढंग से समझ लेना। ये कहा गया है घड़ी सोमवार को, सोमवार 2 बजे, इसमें दोपहर 2 बजे, सोमवार दोपहर 2 बजे कितना मिनट पीछे है, 3 मिनट पीछे है। फिर आगे कहा गया है और बुधवार दोपहर 2 बजे कितना मिनट आगे हो गई, ये 5 मिनट आगे हो गई, 5 मिनट क्या हो गई, आगे हो गई। तो कहीं ना कहीं इस जो समय अंतराल है इसमें इसने सही समय बताया होगा घड़ी ने, तो वही सही समय पूछा है कि इस घड़ी ने सही समय कब बताया। तो मुझे एक बात बताइए, यदि मैं सोमवार दोपहर 2 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे का टाइम निकाल लूं कि मैंने इतने घंटे का टाइम इस घड़ी ने कंज्यूम किया, तो दोस्तों देखो सोमवार दोपहर 2 बजे से अगर मंगलवार दोपहर 2 की बात करें तो 24 घंटे, और मंगलवार दोपहर 2 बजे से बुधवार दोपहर 2 तक कितने घंटे हो गए, इसमें 48 घंटे का टाइम इस घड़ी ने गेन किया है। अब बताओ 48 घंटे में इसका डिफरेंस कितना रहा, 3 मिनट पीछे थी, 3 मिनट पीछे थी और 5 मिनट आगे हो गए। तो इसने कितने मिनट का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने मिनट का है, 8 मिनट का। अब देखो 8 मिनट का डिफरेंस कितने दिन में रहा या कितने घंटे में रहा, 8 मिनट का डिफरेंस कितने घंटे में रहा, 48 घंटे में। तो अगर अपन 1 मिनट का डिफरेंस निकालें, अरे 8 मिनट का डिफरेंस कितने घंटे में, 48 घंटे में, तो मुझे बता 1 मिनट का डिफरेंस कितने घंटे में रहेगा। यहाँ पर 8 का भाग दे देंगे तो कितने घंटे में रहेगा, 6 घंटे में रहेगा। अब देखो, अब हमें अगर एक चीज ये पता चल जाए कि दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे थी, तो कुछ ना कुछ 6 घंटे के बाद अगले 1 मिनट आगे चले जाएगी, फिर 1 मिनट आगे चले जाएगी और अगले 1 मिनट आगे चले। तो मुझे बताइए कितने मिनट पीछे है, 3 मिनट पीछे है। तो दोस्तों इसको 3 मिनट आगे आने के लिए कितना समय व्यतीत करना होगा, यही चीज देखनी है। तो 6 घंटे में ये कितना मिनट चलती है और 1 मिनट, तो मुझे बताओ 3 मिनट कितने घंटे में चलेगी। अरे 1 मिनट चलने के लिए
कितने घंटे का समय लेगी है? 6 घंटे का। तो मुझे बताओ 3 मिनट के लिए मतलब 18 घंटे का समय लेगी ना। अब देखो इसने दोपहर 2 बजे ये 3 मिनट पीछे थी। अब यदि हम इसको 3 मिनट और चला दें तो कितने घंटे तय करने होंगे? 18 घंटे। अब यहाँ से टाइम देखना तुम, सोमवार दोपहर 2 बजे से, सोमवार दोपहर 2 बजे से 18 घंटे बाद वाला टाइम निकालना। तो 12 घंटे वाला सोमवार दोपहर 2 बजे से मंगलवार के सुबह के 2 बजे कितना बच गया? 12 घंटे निकल गए और 6 घंटे और बचे। तो सुबह है कि टाइम 2 बज रहा है मंगलवार का। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, मंगलवार 2 AM लिख देता, मतलब सुबह का टाइम 12 बजे के बाद वाला, रात्रि 12 बजे के बाद AM होता है। अब 2 बजे तक इसने कितने घंटे का समय निकाल लिया? 12 घंटे का। जबकि इसको कितने घंटे का समय निकालना, यहाँ पर देखो 18 घंटे का। 3 मिनट आगे आने के लिए कितने घंटे का? 18 घंटे का। तो 6 घंटे और निकाल लेंगे। तो मतलब कुल मिलाकर बात यहाँ कितना समय हो जाएगा? मंगलवार 6 घंटे और बाद, अरे 2 से 6 घंटे बाद निकालो, कितने बजे? मंगलवार को 8 AM का समय हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। दूसरे क्वेश्चन में कौन सा है? ए ऑप्शन राइट है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें एक 6 बैटरियों का समूह है या 6 बैटरियों को एक के ऊपर एक रख रखा है, एक के ऊपर एक रख रखा है। अब जैसे हमसे प्रश्न में कहा है ना, इसी हिसाब से हमको यहाँ पर प्रश्न को डील करना है। तो देखो यहाँ पर कहा है प्रश्न में 6 बैटरियों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। तो पहले तो अगर तुम्हें दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है तो पहले तो 6 मार्क कर लो। एक के ऊपर एक रखा जाता है तो इस प्रकार से बैटरी होंगी, ये पहली होगी, जिसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं। इसके ऊपर ये रखिए, इसके ऊपर ये रखिए, इसके ऊपर एक रखिए, मतलब एक के ऊपर का मतलब समझ आ गया ना। तो उसमें जैसे जैसे कहा जा रहा है तुम पहले इसको अलग से रख लो। जम्बू पिक के ठीक ऊपर है। अरे पिक के ऊपर कौन है? यहाँ पर देखो जम्बू है ना, वो पिक के ठीक ऊपर है। तो यदि मैं जम्बू को पिक के ऊपर बैठा दूं, ठीक है, पहली लाइन। इसके बाद कहा गया है बोल्ट टैंक और पिंग के मध्य है। चलो यहाँ से क्लियर नहीं, उसके बाद और आगे चलो। लिफ्ट जम्बू और टैंक के मध्य है। लिफ्ट जो है ना, जिस बैटरी का नाम लिफ्ट है, वो किस किस के बीच है? जम्बू और टैंक के बीच। मतलब जम्बू और इसके बीच किसके बीच? टैंक के बीच या टैंक के बीच। कौन सी है? ये लिफ्ट है। कौन सी बैटरी है दोस्तों? लिफ्ट है। आगे ना समझ में। इसके बाद आप रिवाइंड करो, जो लाइन रह गई थी, बोल्ट टैंक और पिंग के बीच है। मतलब टैंक और किसके बीच? जो बोल्ट जो घड़ी है ना, टैंक और पिंग के बीच है। मतलब कहीं ना कहीं इस प्रकार से आएगी। यहाँ पर टैंक और बोल्ट के बीच कौन? इसके टैंक और पिंग के बीच कौन है? बोल्ट है। मतलब ये घड़ी इस प्रकार से होंगी। ठीक है, आए समझ में। जैसे देखो पहले प्रश्न को, अब इसको दोबारा से रिवाइंड करके देख लो भले तुम। जम्बू पिक के ऊपर है। अब देखो ये जम्बू पिक के ऊपर हुई कि नहीं हुई? ठीक है। इसके बाद बोल्ट टैंक, चलो इस लाइन को छोड़ो, इसके बाद अगली लाइन देखो। लिफ्ट जम्बू और टैंक के मध्य। लिफ्ट को देखो, लिफ्ट जम्बू और टैंक के मध्य ना, जम्बू और टैंक के मध्य। तो ये इसी प्रकार से आएंगी। जम्बू से ऊपर कौन सी आएगी? लिफ्ट आएगी, और ये क्या आएगी? टैंक आएगी। अब इसके बाद जो रिवाइंड करो तो लाइन रह गई थी, बोल्ट है ना, बोल्ट ये पिंग और टैंक के मध्य है। बोल्ट किस किस के मध्य है? पिंग और ये बोल्ट किस किस के मध्य है? पिंग और टैंक के मध्य। अब ये तुम्हारा ये क्रम में हो गया, इसके ऊपर ये रखिए, इसके ऊपर ये रखिए, इसके ऊपर ये रखिए, इसके ऊपर ऐसे बैठे रखी हुई है। अब देखो हमसे प्रश्न क्या पूछा है, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सी बैटरी नीचे से तीसरे स्थान पर है। तो नीचे से तीसरा मतलब पहला, दूसरा और तीसरा। तो नीचे से तीसरे स्थान पर कौन सी है? लिफ्ट है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ए ऑप्शन राइट है। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। आगे ना समझ में, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, जिससे क्या है और अच्छी ढंग से इसको करके मैं डाल दूंगा। अब देखना यहाँ पर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को FRIEND को, फ्रेंड को क्या लिखा जा रहा है? XNR लिखा जा रहा है। XNR लिखा जाता है तो होता है इम्पैक्ट को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, यही पूछा ना। तो अब देखो इसमें एक निश्चित कोड निकलना है हमारे एक सांकेतिक भाषा में। तो देखो इन दोनों का अंकों का योग यह है। वैसे भी F का नंबर 6, R का 18, तो 18 और 6 कितने हुए? 24। अब देखो 24 पर क्या आता है? X आता है। ऐसे देखो
ये 9 और 5 कितने हो गए 14। अरे आई का नंबर 9 है, ई का नंबर 5 है, एन का नंबर 14 है, डी का नंबर 4 है। अब देखो 9 और 5 कितने हो गए 14। 14 पर क्या आता है एन आता है। ऐसे ही 14 और 4 18 हो गए। 18 पर क्या आता है आर आता है। तो मतलब दो अंकों का योग करके एक अंक बन रहा है या एक अक्षर बन रहा है। तो ऐसे बताओ ई का नंबर कितना है 5, एम 13, पी का 16, ए का 1, सी का 3 और टी का 20। इस प्रकार से होते हैं। तो मुझे बताओ 13 और 5 कितने हो गए 13 और 5 18 हो गया। 18 पर क्या आएगा बताओ आर आएगा। ठीक है। ऐसे ही 16 और 1 17, 17 पर क्या आएगा क्यू आएगा। ये 3 और 20 कितने हो गए 23 हो गए। 23 पर क्या आएगा डब्ल्यू आएगा। तो यहाँ पर आर क्यू डब्ल्यू कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए ऑप्शन राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। इसमें कहा गया एक कक्षा में 40 छात्राएं, एक कक्षा में 40 छात्राएं हैं। अब देखना इसको क्वेश्चन नंबर 5 को। एक कक्षा में कितनी छात्राएं 40 हैं। सुहानी बाएं से 31वें नंबर पर है। अब देख उस पे 34वें नंबर पर है। सुहानी की बाएं से कौन सी पोजीशन है दोस्तों 34वें नंबर पर कौन है सुहानी है। और इसी पंक्ति में टोटल कितने छात्र हैं, ये टोटल कितनी छात्राएं हैं 40 छात्राएं हैं। ये कहा है ना 40 छात्राएं। अब इसमें कहा है दाएं से मधु। अब देखना इसी पंक्ति में मधु कहीं ना कहीं यहाँ बैठी हुई है और इसकी दाएं से, इसकी तो बाएं से पोजीशन दे रखी है, इसकी दाएं से कौन सी पोजीशन दे रखी है 16वीं दे रखी है या 16वां स्थान दे रखा है। ठीक है। अब हमसे ये पूछा जाए इनके बीच में कितनी छात्राएं, तो ये वाली छात्राएं को इनके बीच वाली छात्राएं काउंट करनी है कि इनके बीच में कितनी छात्राएं होंगी। तो देखो अगर इसके दो तरीके, एक तो मैं आपको यहाँ पर इसका डिटेल बता देता हूँ किस प्रकार से करेंगे। देखो यहाँ तक 34 छात्राएं हो गई, तो ये शेष कितनी बची, इसको शेष निकालें तो कितनी बची है 6 बची। यदि मैं यहाँ मार्क निकालूं तो इससे इधर कितनी बची 6 बची ना। अब देखो यहाँ से ये नंबर कौन सा हो गया 7वां हो गया ना। अरे 6 तो ये बची और ये नंबर कौन सा है 7वां है। ठीक है। ऐसे यदि मैं इस नंबर को काउंट करूं तो ये नंबर कौन सा हो गया दोस्तों, इस नंबर को बताओ ये नंबर कौन सा है 16वां है। तो बताओ 7वें और 16वें के बीच में कितने हैं, 7वें और 16वें के बीच में कितने बताओ। यहाँ पर अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं 7 माइनस ये 16 माइनस 7 किया तो कितना आया 9 आया। ये तो इनके बीच का जब निकालेंगे इन दोनों अंकों को लिया। अब इनके बीच में अंतर -1 होता है। जब हमें कहीं से भी दो सिचुएशन पता चल जाए तो उनके बीच का निकालने के लिए अंतर -1 होगा। तो कितने निकलेंगे यहाँ पर 8 छात्रा निकली। अगर ऐसे समझ में नहीं आया हो तो देखो ये वाला नंबर 7वां है, इसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये वाला नंबर कौन सा है दोस्तों 16। अब इनके बीच वाली छात्राएं काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इनके बीच में कितनी छात्राएं निकली 8 छात्राएं निकली। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा 8 छात्राओं वाला, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब देखो या तो इस प्रकार से बनाना या फिर दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। जब ये बीच वाला जो आता है ना, बीच वाला आता है, इसमें दो चीजें काम करेंगी या अपन दो तरीके से इसको डील कर सकते हैं। जैसे देखो एक तो होता है कुल छात्र या छात्रा बराबर, कुल छात्र या छात्रा बराबर होता है दायां प्लस बायां प्लस बीच वाला। जैसे देखो एक पंक्ति दे रखी है हमको, ठीक है, इसमें यहां से तो सिचुएशन ये दे रखी है स्थिति और दाएं सिरे से स्थिति ये दे रखी है। और इसके जैसे देखो यहाँ पर तो 12 छात्र दे दिए, इसकी दाएं से स्थिति कौन सी है 12वीं। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति इसकी दाएं से स्थिति दे दी 11वीं और इनके बीच में कह दिया कितने छात्र हैं 8 है। तो टोटल छात्र कैसे निकालेंगे हम इन तीनों को जोड़ेंगे। तो एक तो सिचुएशन ये बनती है। अब देखना दूसरी सिचुएशन में ऐसी की बात करूं, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पंक्ति है, इसमें बाएं से ये वाला व्यक्ति कौन से नंबर पर है 12वें पर। और ऐसा भी तो हो सकता है कि इसी पंक्ति में ये वाली सिचुएशन इधर से 11वीं हो, ऐसा भी तो हो सकता है। और इनके बीच में कितने छात्र हों 8 छात्र हों। तो टोटल पंक्ति में कितने निकलेंगे देखो, पिछली बार वाली तो 11 प्लस 12 प्लस 8 बराबर कितना निकला था, पिछली वाली कंडीशन में 33 छात्र निकले थे। जबकि इसमें कितने निकलेंगे देखना, इसमें अगर मैं यहाँ से इस नंबर से और यहाँ तक का नंबर काउंट करूँ ये कितने हो गए 11 हो गए। और ये वाली सिचुएशन कौन सी है 12वीं है। तो इस प्रकार के में कुल छात्र निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कुल छात्र या छात्रा जो भी संख्या निकालनी हो यहाँ पर करते हैं दायां प्लस बायां, दायां प्लस बायां। इसमें से फिर करते हैं अपन माइनस,
यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस बीच वाला और -2 करते हैं, आए ना समझ में। जैसे देखो अभी हमने पिछला वाला जो डिस्कस किया था ना, अभी जो पिछला वाला डिस्कस किया था इसमें 8 छात्र निकले थे, तो यहाँ पर देखो कुल छात्र कितने दोस्तों 40 हैं, और दाएं से सिचुएशन कौन सी है या बाएं से सिचुएशन कौन सी है, 34 है, प्लस यहाँ पर बाएं से सिचुएशन कौन सी है, 16 है, माइनस हमें बीच वाले निकालने, तो हमें ये पता नहीं है तो x मान लिए, और माइनस का क्या करना है 2 करना है। अब माइनस के 2 को इधर लाओ और माइनस के x को इधर लेके आओ, तो ये माइनस का कितना हो गया, या फिर अपन बात करें यहाँ पर इस प्रकार से, तो देखो इसको इधर लेके आओ माइनस के 2 को, यहाँ पर ये बीच वाला प्लस रहता है, तो माइनस के 2 को इधर लेके आओ, ये माइनस के 2 40 और 2 42 हो गया। इधर देखना ये वाला क्या है, 40 और 2 कितना हो गया, ये 42 हो गया, ठीक है। और इन दोनों को काउंट करो, ये कितना हो गया 50 हो गया, 40 प्लस 2, ये यहाँ पर माइनस का x है ना, ये माइनस का x इधर होके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर अब ये 42 का जो प्लस का 42 है ये उधर जाके माइनस का होगा, तो x बराबर 50 माइनस 42 बराबर कितना निकला 8 निकला। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, कुल बराबर होता है इस वाली दूसरी सिचुएशन में, कुल बराबर होता है दायां प्लस बायां माइनस x माइनस 2। ये -2 क्यों करते हैं, क्योंकि हमने उस वाली सिचुएशन में इधर से भी एक नंबर को काउंट कर लिया था और इधर से भी एक बार काउंट कर लिया, तो 2 बार काउंट कर लिया उसको ज्यादा, आया ना समझ में। तो यहाँ पर कुल बराबर क्या निकालना है हमको, इस प्रकार से निकालना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, 8 छात्र इनके बीच में होंगे, मतलब 5वें में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसके बाद दोस्तों बात करें हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान में रख लेना, इसमें सब के उल्टे उल्टे दे रखे हैं। जैसे ये सन दिया है ना, सन का कितना दे रखा है, सन का 102 दे रखा है। इसके बाद मून का कितना दे रखा है, 102 दे रखा है। सन का 102 नहीं, सन का 54 है, ठीक है। मून का 102 है, और स्टार का पूछा है, स्टार का क्या होगा। तो दोस्तों इसमें देखना आप इनके उल्टे अक्षर का योग करना। उल्टे अक्षर क्या होते हैं, जैसे एस का उल्टा क्या होता है, अरे एस का उल्टा क्या होता है, हाई स्कूल। एस का उल्टा एच होता है। यू का उल्टा फ्यू या फालतू अंकल या करें अपन फादर अंकल, तो इसका उल्टा एफ। एन का उल्टा एन होता है, मालवीय नगर या मोहन नगर। तो होता इसका नंबर कितना है 8, इसका नंबर 6 और इसका नंबर 13। इनको जोड़ो, ये कितना हो गया 27। तो देखो 27 को 2 से गुना किया तो कितना आया 54। इसी प्रकार से इनके भी अगर उल्टे निकाले हम, तो एम का उल्टा होता है एन, इन दोनों का उल्टा एल होता है, ओ का उल्टा एल। अपन लव करके ध्यान में रख सकते हैं, लव से ध्यान में रखना, एल का ओ और बी का ई, इस प्रकार से अपोजिट अक्षर होते हैं, अपोजिट स्थितियां होती हैं। ऐसे ही एम का उल्टा, इसका एन का उल्टा एम रहेगा। अब बताओ, एन का नंबर 14, एल का नंबर 12, एल का नंबर 12 और एम का नंबर 13। तो इसको काउंट करो, 12 दूना 24 और ये अपन काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो गया। अरे 24 और 27 51 हो गया। 51 को 2 से गुना करो, कितना आया 102 आया। तो दोस्तों ऐसे ही इनके उल्टे अक्षर अपन को निकालने। एस का उल्टा अभी बताया एच, जी का उल्टा टी, ए का जेड और आर का रहेगा इंडियन रेलवे करके। इसी प्रकार की ट्रिक मैंने यहाँ पर बता रखी है, किस प्रकार से अपन अपोजिट अक्षर को याद कर सकते हैं। आप बताओ, एच का नंबर 8, जी का नंबर 7, जेड का नंबर 26 और आई का नंबर कितना होता है 9 होता है। अब इनको निकालो, ये हो गए 15, 15 26 41, 41 और 9 50। 50 गुना 2 करने पर यहाँ कितना आएगा 100 आएगा। तो स्टार की कोड यहाँ पर कितना निकलेगा 100 निकलेगा। तो 100 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं मैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर थोड़ा सा केवल ये सोचना है कि जो अक्षर दे रखे हैं ना, यहाँ पर जो अक्षर दे रखे हैं, टॉम दे रखा है, टॉम का 16, तो टॉम के अंकों का योग करना। और इसमें कितने अक्षर हैं 3 हैं, तो यदि टॉम के अक्षरों का योग करोगे तो 48 आएगा। 48 में अक्षर 3 है तो इसका भाग दिया तो 16 आ गया। ऐसे ही यदि तुम डिस्क करोगे ना, तो डिस्क के अक्षरों का योग 43 निकलेगा, ठीक है। अब अक्षर इसमें कितने हैं 4 है, तो यहाँ पर इसका योग कितना निकला, वो मान कितना निकला 10.75। ऐसे ही दोस्तों तुम अगर हरी का निकालोगे, अब देखो HERRY दिया ना, अब देखो H का नंबर कितना होता है 8, E का नंबर 5, R 18 और Y का नंबर 25। अब इनको काउंट करो, ये कितना हो गया 13, ये कितना हो गया 36। या निकालो 13 और 36 कितने हो गए
13 और 36 49, 49 और 5 54, 74 हो गया। ये कितना निकला? 74 निकला। अब 74 में भाग किसका देना, कितने अक्षर है इसमें? 5। तो 74 में भाग 5 का दिया, एक बार गया, फिर कितना हो गया, यहाँ पर 2 बचा, 2 बचा ना, तो 4 बार गया। अब कितना बचा? 40, तो 14.8 आएगा। अब 14.8 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा है? सी है। अब ये शब्दकोश वाला है, इनको शब्दकोश के अनुसार ऐसे जमाते हैं जैसे अपन अल्फाबेट में, अगर तुमने डिक्शनरी देखी होगी ना इंग्लिश वाली, तो एक इंग्लिश वाली डिक्शनरी में देखना, पहले ये वाली मीनिंग आती है, फिर बी वाली मीनिंग आती है, फिर सी वाली मीनिंग आती है। ऐसे अगर हम ए की बात करें ना, तो पहले केवल ए वाली मीनिंग, फिर इसके बाद ए के बाद ए वाली, ऐसे दोस्तों ए के बाद ए और फिर बी वाली, इस प्रकार से मीनिंग चलती है। शब्दकोश में क्या है, एक अक्षर से मीनिंग आगे चलती है। तो ऐसे इनको केवल और केवल तुमको क्या करना, शब्दकोश के अनुसार जमाना है। अब देखो आपके पास 5 मीनिंग लिखी हुई इसमें, पोस्टेज, पोस्ट, पोस्टर, पोस्टेरिटी और पोस्टीरियर। तो इसमें ध्यान में रखना दोस्तों, 5वें नंबर पर कौन सा आएगा? देखो इसमें पहले नंबर पर तो पोस्ट आएगा, 2 आएगा, इसके बाद 2 पर आएगा यहाँ पर टी तक सेम है, इसके बाद POSTA, तो इसमें इसके बाद आएगा पहला, ठीक है, इसके बाद आएगा इसमें POSTER और यहाँ तक ER और यहाँ तक भी ER। अब देखना, फिर इसके बाद ये समाप्त हो गया तो 3 आएगा, फिर इसके बाद IO, फिर यहाँ पर आएगा T आ गया, उसके बाद O आया, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 5वां और चौथा। शब्दकोश का क्रम इनका ही आएगा। तो हमसे पूछा चौथा अक्षर कौन सा होगा जो 5वें नंबर पर आ रहा है, तो 5वें नंबर पर कौन आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें कौन सा रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अब देखो इसमें समझने वाला आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद ही अच्छा और ये मान लो थोड़ा सा दिमाग पचाने वाला क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया है, एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में निशा का ऊपर से, अरे उत्तीर्ण में निशा का ऊपर से कौन सा है? निशा का ऊपर से कौन सा है दोस्तों? 22वां स्थान है। और सौरभ जो निशा से 5 क्रमांक नीचे है, 5 क्रमांक नीचे है, मतलब ऊपर से सौरभ का कौन सा नंबर आएगा? 27वां आएगा ना सौरभ, ठीक है। फिर इसमें कहा गया है 5 क्रमांक नीचे है, वह अंतिम से, दोस्तों इसका अंतिम से कौन सा नंबर दे रखा है? 34वां नंबर दे रखा है। कहां से? अंतिम से। तो ध्यान में रख लेना, रैंक हमेशा पास वालों की निकलती है, रैंक जो निकलेगी ना अंतिम से, केवल उत्तीर्ण वालों की निकलती है, फेल वालों की कोई रैंक नहीं निकलती है, फेल वालों को कोई स्थान नहीं दिया जाता। तो ये जो स्थान है ना केवल पास वालों के लिए है। अब मुझे बताओ, आपको ये पता चल गया कि सौरभ ऊपर से तो 27वें पर है और नीचे से कौन से पर है? 34वें पर है। तो ये पास ही तो है टोटल। तो मुझे बताओ, अगर मुझे कुल पास विद्यार्थी निकालने या कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी निकालने, तो इस सौरभ वाली कंडीशन से निकाल लूंगा ना, या सौरभ वाली जो स्थिति है उससे निकाल लूंगा। तो दोस्तों ये आप एक बात ध्यान में रख लेना, जब दाएं सिरे से और बाएं सिरे से एक ही व्यक्ति की सिचुएशन दे रखी हो तो कुल अपन निकाल सकते हैं, उन दोनों को जोड़कर एक घटा देना। तो मुझे बताइए, इसकी ऊपर से तो कौन सी सिचुएशन है? 27वीं है, ठीक है, और नीचे से कौन सी है? 34वीं, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, 27 में भी ऊपर से काउंट कर लिया और 34 में भी नीचे से काउंट कर लिया, मतलब सौरभ को कितनी बार गिन लिया? 2 बार। तो एक यहाँ पर घटाना पड़ेगा। ये कितना निकला? ये हो गया 61 में से एक घटाओ तो 3 विद्यार्थी कितने निकले दोस्तों? तो 3 विद्यार्थी कितने निकले? 60 निकले। अब देखो इसमें अगली लाइन पढ़ना, यहाँ पर कहा गया है उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात कितना है? उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण से अनुपात कितना है? 4:1 है। अब मुझे बताओ दोस्तों, यहाँ पर आपके पास उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने निकले? 60 निकले, जिसका अनुपात कितना है? 4 है। तो चाहे आपसे कुछ भी पूछे, अनुत्तीर्ण की संख्या पूछ ले, चाहे कुल पूछ ले, देखो कुल के लिए तो बताओ कुल का अनुपात कितना होगा? 4 + 1, अरे कुल का अनुपात कितना होगा? 5 ही होगा ना। अब देखो आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर तो कुल संख्या पूछी है, तो मुझे बताओ 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? या 4 का मान किसके बराबर है? अरे ये भी उत्तीर्ण का और ये भी उत्तीर्ण का, तो 4 का मान किसके बराबर है? 60 के। तो 5 का मान किसके बराबर होगा? 60/4। ये कितनी बार कट गया? 15 बार। तो 15 × 5 = 75। तो कुल तो कितने छात्र निकले? 75। और यदि हमसे उत्तीर्ण पूछता
तो दोस्तों 4 का मान 60 के बराबर, तो 1 का मान 15 के बराबर। आपसे कुछ भी पूछे तो अनुत्तीर्ण तो कितने यहाँ पर 15 और उत्तीर्ण कितने हैं 60, तो टोटल कितने छात्र हैं 75 छात्र हैं। आ गया ना समझ में? ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। इसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 10 की, तो देखो इसमें जल्दी जल्दी देख लेना आप कुछ क्वेश्चन, मैं यहाँ पर बार बार नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, टाइम खूब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों इसमें इन दोनों का योग करके डबल कर रखा है, जो दे रखे हैं ना डबल करके योग, तो ऐसे ही 7 गुना 6 ये कितना हो गया 13, 13 गुना 2 मतलब कितना हो जाएगा 26, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखना 8 या 24, 24 में से इसको घटा रखा है 3 को 21 आया, ऐसे ही 6 पंजे 30 में से 5 25, तो 12 दूना 24, 24 में से 2 घटाया 12 दूना 24, 24 में से 2 घटाया कितना निकला 22, 22 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, ठीक है। इसके बाद यदि मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं तो 12 में ध्यान में रख लेना विज्ञान गणित और जैविकी का डायग्राम पूछा है, तो ध्यान में रख लेना ये वाला डायग्राम बनेगा। ये ऊपर वाला तो किसको बता रहा है, विज्ञान को। ध्यान में रख लेना विज्ञान की मेन रूप से 2 शाखाएं होती है, एक तो होती है फिजिक्स, क्या अपन बोलते हैं भौतिकी, इसको क्या बोलते हैं भौतिक विज्ञान, इसको क्या बोलते हैं भौतिक विज्ञान, और एक होती है जीव विज्ञान। ये कौन सी होती है, जीव। ऐसे भौतिक की भी 5 शाखाएं होती हैं। भौतिक की कितनी शाखाएं होती हैं 5, एक तो फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक मैथ, और 2 होती है एक भूगोल की और एक खगोल की, एक तो होती है जियोलॉजी और एक होती है एस्ट्रोनॉट, या बोले हम खगोल की। ऐसे जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं होती हैं, जैसे आपने पढ़ी होगी जियोलॉजी, बॉटनी, बायो, ये शाखाएं इस प्रकार से होती हैं। तो दोस्तों ये बड़ा वाला जो सर्कल है ये तो बता रहा है विज्ञान को, ठीक है, और ये जो 2 सर्किल बता रहा है ये तो बता रहा है गणित को, और ये किसको बता रहा है जैविकी को। देखो ये विज्ञान की दोनों शाखाएं हैं, तो विज्ञान में समूहित हैं, लेकिन ये इंटरकनेक्ट नहीं है, मतलब इन दोनों के वैनारिक अलग अलग होंगे इस वाले में, विज्ञान वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर ये वाला सही है इसका डायग्राम। इसके बाद बात करें दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान में रख लेना पासे की कोरों की संख्या कितनी है 12 है। अरे पासे में कोर कितनी होती है 12, कोने कितने होते हैं 8, फलक कितनी होती हैं 6। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान में रख लेना, अरे मवेशी झुंड में रहते हैं तो खिलाड़ी किस में रहेंगे, टीम में, यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में जैसे W का अपोजिट D है, U का अपोजिट F है, S का अपोजिट S है, तो बताओ M का अपोजिट क्या है, मालवीय नगर करके N है, K का अपोजिट काला पानी P है, I का अपोजिट इंडियन रेलवे R है, तो NPR कौन से ऑप्शन में है, NPR ऑप्शन नंबर D। तो 15 में कौन सा ऑप्शन नंबर D है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखना जो पहला अनुपात है ना वो दूसरे का 3 गुना दे रखा है, मतलब 81 गुना 3 कितना होता है 3 24, ठीक है। ये इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 में देखना, बाकी सब तो 3 गुने हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी देखना क्वेश्चन नंबर 16 में, ऑप्शन नंबर बी देखो 16 चौका 64, 4 गुना दे रखा है। तो यहाँ पर इनमें से भिन्न कौन सा है, और तो सब 3 गुने हैं, लेकिन बी ऑप्शन में कितने गुना दे रखा है 4 गुना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 में ध्यान में रख लेना ये है ना, इसमें अलग से सफेद वाला रंग होगा, ध्यान में रख लेना ये किस प्रकार से होगा, इसमें तुम सब चक्कर खा गए होगे। ये हमने क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 में ध्यान में रख लेना, ये तुमने इंद्रधनुष को बनते हुए देखा है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तुमने सुना होगा इंद्रधनुष के 7 रंग। अरे इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, उसमें होता है बैंगनी, आ है, पीला, ला। दोस्तों देखो बे से बनेगा बैंगनी, नी से बनेगा नीला, आ से आसमानी, है से हरा, पी से पीला, पी से पीला, और ये है पीना, इससे ना से बनेगा नारंगी और ला से बनेगा लाल। तो ये कितने रंग हो गए 7 रंग हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसमें लाल है क्या है, सफेद है क्या, इसमें सफेद नहीं है कहीं भी, नीला है क्या, नीला भी है और पीला भी है। तो दोस्तों इसमें निम्न में से असंगत कौन सा है, इसमें सफेद कहीं भी नहीं है, और बाकी के तीनों बैंगनी, ये लाल, नीला और पीला किसके रंग हैं, ये जो इंद्रधनुष बनता है इसके रंग है, यहाँ पर सफेद इसका रंग नहीं है। तो दोस्तों 17वें में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। इनमें से भिन्न कौन सा है, सफेद कलर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में एक शब्द दिया है तुमको इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, इस अक्षर का प्रयोग करके या इनके इस शब्द के जो अक्षर है ना उनको प्रयोग करके आपको क्या बनाने हैं, इस प्रकार से अक्षर बनाने। तो यहाँ पर इसमें कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो ध्यान में रख लेना इसमें बनाया जाएगा ये है ना ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी पे जो दे रखा है ना ENTRUST, ये केवल बनाया जा सकता है। बाकी देखो तुम पहले में कौन सा शब्द नहीं है, इसमें सी नहीं है। इसके बाद दूसरे में देखो डबल ए दे रखा है, जबकि मेन में डबल ए नहीं है। ऐसे डी ऑप्शन में देखना डबल ई दे रखा है, मेन शब्द में डबल ई का प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखना अप्रोच, इसमें देखो पिछले से अगला शब्द दे रखा है, जैसे APPROACH। अब देखना इसका कोड ये इस प्रकार से दे रखा है, CH फिर OA, फिर दे रखा है PR, इसके बाद दे रखा है AP। तो ऐसे तुमसे जो शब्द पूछा है, शब्द क्या पूछा है इसमें, रेस्ट्रिक्ट, RESTRICT, रेस्ट्रिक्ट पूछा है। तो पहले आएगा CT, फिर आएगा RI, फिर आएगा ST और फिर आएगा RE। इस प्रकार से ये इनका समूह बनेगा। तो दोस्तों ये कौन सा ऑप्शन है, CT RI ST RE, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूँ, इसमें देखना ना जो शब्द दे रखे हैं ना उससे एक शब्द ज्यादा करके दुगना कर रखा है। जैसे फ्लोर में 6 शब्द हैं तो 6 से 1 ज्यादा करके 7 दूना 14। डिस्टेंस में 8 शब्द हैं तो 8 से 1 ज्यादा 9, 9 का दुगना 18। ऐसे जोकर में 5 है, 5 से 1 ज्यादा 6, 6 का दुगना 12। तो ध्यान में रख लेना जो तुम्हें शब्द दे रखना इसमें 10 शब्द हैं तो 10 से 1 ज्यादा करके 11 गुना 2, मतलब इसका क्या बनेगा 22। अब 22 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। इसके बाद ध्यान में रख लेना और क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है हमको, ये देख लिया ना आपने। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा सा समझने वाला है, ये दिशा का है लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो इसमें किस प्रकार से कर रखा है, इसमें कहा गया है एक सुबह सीता घर से स्कूल जाते वक्त बोरिंग चौराहे पर लिली से मिलती है। लिली की परछाई सीता के दाएं पड़ रही है, तो बताइए। अब देखो चौराहे पर मिलती है तो वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे, इसमें कहा भी है यदि दोनों विपरीत दिशा में खड़ी है। तो पहले तो मुझे बताइए सुबह का टाइम है, ध्यान में रख लेना। 2 चीजें मैं आपको यहाँ पर एकदम साफ तरीके से बता देता हूँ। जैसे जो परछाई बनती है ना व्यक्ति की, वो परछाई हमेशा प्रकाश के विपरीत ओर बनती है, प्रकाश के विपरीत ओर। जैसे यदि प्रकाश पूर्व से पड़ रहा है, जैसे सूर्य का प्रकाश है या लाइट का प्रकाश कुछ भी है, तो परछाई हमेशा प्रकाश के विपरीत ओर। जैसे प्रकाश कहाँ से पड़ रहा है, पूर्व से, तो परछाई पश्चिम की ओर बनेगी। यदि प्रकाश उत्तर से पड़ रहा है तो परछाई दक्षिण की ओर। एक तो प्रकाश वाली बात हो गई। और एक ध्यान में रखना, नदी में पड़ी हुई वस्तु, जैसे नदी में कोई वस्तु पड़ी है ना, तो वो बहाव के साथ बहती है। मतलब यदि किसी वस्तु की आपको बहाव की दिशा दे रखी है तो उसमें नदी की दिशा भी वही रहेगी। आए ना समझ में। जैसे यदि नदी पूर्व से पश्चिम बह रही है, यदि हम बात करें नदी की कहाँ से कहाँ बह रही है, पूर्व से पश्चिम बह रही है, पूर्व से कहाँ बह रही है, पश्चिम, इस प्रकार से बह रही है। तो दोस्तों इसमें पड़ी हुई वस्तु डेफिनेटली पूर्व से पश्चिम की ओर ही जाएगी। आए ना समझ में। ये 2 चीजें। अब देखो इसमें क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, इसमें आपसे कहा गया एक सुबह सीता किससे मिलती है, लिली से मिलती है, और वो दोनों बोरिंग चौराहे पर मिलती हैं। और उनकी उसमें कहा है सीता की, उसकी लिली की परछाई सीता के दाएं पड़ रही है। पहले बताओ सुबह का टाइम है तो सूरज कहां से करेगा, अरे जो सूर्य है वो कौन सी दिशा में होगा, पूर्व में होगा। तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसकी परछाई कौन सी दिशा में बनेगी, पश्चिम में बनेगी। आएगा समझ में। तो यदि ध्यान में रख लेना, यदि मैं इन दोनों को इस प्रकार से मानूं, ये तो मान लो सीता है और ये कौन है, लिली है। यदि मैं इनको इस प्रकार से बनाता हूँ, मतलब इन दोनों के मुंह मैंने आमने सामने कर रखे ना विपरीत दिशा में। अब देखना ये एक छोटा सा डायग्राम ध्यान में रख लेना। इस दिशा को मैंने उत्तर लिया, इसको मैंने पूर्व लिया, इसको कौन सा लिया दक्षिण, और इसको कौन सा लिया पश्चिम। जो बेसिक सा डायग्राम है दिशा का। अब देखो मैंने इसका मुंह तो कर रखा है पूर्व की ओर, इसका मुंह कर रखा है पश्चिम की ओर। अब देखो सूरज इधर से पड़ेगा तो इसकी परछाई इसके ऊपर पड़ेगी, क्या इसके दाएं बाएं पड़ेगी, क्या नहीं पड़ेगी। तो ये वाली कंडीशन है नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से होंगी, एक का मुंह तो किस दिशा में होगा, उत्तर में, और दूसरी का मुंह कौन सी दिशा में होगा, इसका एक का मुंह तो दक्षिण में होगा, एक का मुंह उत्तर की ओर होगा। तभी सूरज अपनी जो करेगा दिन में, मतलब प्रकाश निकालेगा, इसकी परछाई इस प्रकार से बनेगी ना, इनकी परछाई इस प्रकार से बनेगी। अब देखना ये परछाई तो पश्चिम में बनेगी ना, तो अब देखो इस वाले व्यक्ति का दायां इधर है, आया ना समझ में, इस वाले व्यक्ति का दायां इधर है, इस वाले व्यक्ति का दायां इधर है। अब तुम्हें ध्यान में रख लेना, जिस व्यक्ति की परछाई
दे रखी है ना तुमके उसके दाएं पड़ती है, उसी व्यक्ति को यहाँ बैठा देना। अब देखो प्रश्न में क्या कहा है तुमसे, लिली की परछाई सीता के दाएं, तो सीता का दाएं ये है ना, देखो लिली की परछाई सीता के दाएं, मतलब यदि मैं सीता को इस प्रकार से बैठाता हूं तो देखो ये लिली, इसको बैठाना पड़ेगा, ये कौन है, लिली। अब देखो लिली की परछाई इस ओर पड़ रही है ना, पश्चिम की ओर, ये सीता का कौन सा भाग है, दायां है। तो मतलब मुझे बताओ सीता कौन सी तरफ मुंह करके खड़ी है, दक्षिण की ओर। सीता का मुंह किस दिशा में है, दक्षिण में। दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 में कहा गया है राकेश अपने घर से निकलकर 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। इसको पहले 16 किलोमीटर पश्चिम चलाओ, ये इसका घर है, घर से पश्चिम की ओर कितना चलाया, 16 किलोमीटर चलाया। इसके बाद ये अपने बाएं मुड़ता है, ध्यान में रख लेना ये वाली दिशा इसके दायां होगी। अगर इस दिशा में घड़ी की दिशा में घूमते तो दायां है, और घड़ी के विपरीत दिशा मतलब या घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते तो बायां है। तो इसका ये वाला हिस्सा कौन सा होगा दोस्तों, बायां होगा। अब वो बाएं घूमकर कितना चला, 8 किलोमीटर चलता है, बाएं घूमकर कितना चला, ये 8 किलोमीटर चला, ठीक है, आशा 8 किलोमीटर चला दिया। इसके बाद ये कह रहा है कि वह पुनः अपने बाएं घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब देखो ये इसका बायां होगा, ये घूमकर कितना चला, 10 किलोमीटर चल लिया, ठीक है साहब। चलकर कहाँ पहुंच गया, ऑफिस पहुंच जाता है। ये क्या है, इसका ऑफिस है, ठीक है साहब, ऑफिस पहुंच गया। इसके बाद इसमें कहा क्या है, तो बताइए राकेश के ऑफिस से, तो बताइए ऑफिस से राकेश के घर की न्यूनतम दूरी। अरे ऑफिस से न्यूनतम दूरी तो यही होगी ना, तो ये वाली दूरी पूछिए, और क्या पूछा है, दिशा पूछिए। अब देखो यदि दूरी निकालनी है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस वाले पॉइंट से इस पर लंब डालो, ठीक है, 90 डिग्री का बनेगा। तो ध्यान में रखो जब हमने लंब डाला है तो यदि ये 10 किलोमीटर है तो ये भी 10 किलोमीटर होगा, और ये 8 है तो ये भी 8 होगा। अब देखो इसको ध्यान में रखो, ये वाली पूरी कितना है, 16 है, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 10 किलोमीटर। तो इसमें शेष कितना रहा, ये 6 किलोमीटर रहा। अब देखो यदि ये 90 डिग्री का कोण है सॉरी, यदि ये 90 डिग्री का कोण है तो ये इसकी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होगी ना। तो ध्यान में रखो यहाँ पर हमेशा समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, और पाइथागोरस प्रमेय हला कर एक बात कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। मतलब यदि कर्ण की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का स्क्वायर करके रूट करना होगा, स्क्वायर करके योग करके क्या करना होगा, रूट। तो मुझे बताओ कर्ण का हमें पता नहीं है तो हमने कुछ भी मान लिया, चलो x मान लो, या इसको ऐसे लिख दो, कर्ण का स्क्वायर बराबर, अब लंब कोई सा भी ले लो इनमें से, लंब ले लिया मैंने, मान लो 9 ले लिया, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। और यहाँ पर इसका आधार ये ले लो 8, इसका 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। अब इन दोनों का योग करो कितना हो जाएगा, 100। अब देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या है, 100 है। तो मुझे कर्ण निकालना है तो इसको क्या करना होगा, रूढ़ करना होगा, और रूढ़ करने के बाद यदि किसी संख्या की या किसी की घात वर्ग लग रही है, मतलब रूढ़ से घात 1/2 हो जाती है, यदि अपन इसका रूढ़ करें तो इसका वर्ग हट जाएगा। तो ऐसे यदि मैं इसको 10 का वर्ग लिख के रूढ़ लगा दूं तो बात तो वही है ना, तो रूढ़ के बाद इसका भी वर्ग हट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से कर्ण बराबर कितना निकला, 10 निकला, कर्ण बराबर कितना निकला, 10। मतलब यहाँ से यहाँ तक की सीधी दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। अब हमें पूछा है ऑफिस वाले बिंदु से घर की दिशा बताइए। तो ये एक चीज हमेशा ध्यान में रख लेना, दिशा वाले क्वेश्चन में जब भी तुम्हें जिस बिंदु से दिशा पूछी जाए तो उस बिंदु को निर्देशित अक्ष मान लेना। उस बिंदु को क्या मान लेना, निर्देशित अक्ष मान लेना। मतलब यहाँ पर मुझे ये वाला डायग्राम सेट कर देना, जिस बिंदु से दिशा पूछी जाए ना उसी बिंदु पर ये वाला डायग्राम सेट कर देना। ऑफिस से पूछा ना तो ऑफिस पे ये वाला डायग्राम सेट कर दो। अब बताओ ये वाली दिशा कौन सी है, पूरब है, ये वाली दिशा कौन सी है, उत्तर है, ये वाली दिशा कौन सी है, पश्चिम है, और ये कौन सी है, दक्षिण। अब देखो उसके ऑफिस से घर की दिशा यही है ना, तो ये वाली दिशा उत्तर, और इसके बीच में ना पूरब के, तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूरब बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूरब। ये वाली उत्तर, ये दक्षिण और पूरब के बीच में तो दक्षिण पूरब, ऐसे इसको बोलेंगे दक्षिण और पश्चिम, ऐसे इसको बोलेंगे दोस्तों उत्तर और पश्चिम। अब देखो उत्तर और दक्षिण को पहले क्यों बोलते हैं, आया ना क्वेश्चन मन में, तो ध्यान में रख लेना। हमारे पास 2 ध्रुव है, केवल हमारी पृथ्वी को आधार माना जाए ना तो उसमें 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो इन ध्रुवों के हिसाब से ध्यान में रख लेना, पहले उत्तर को बोलना है और यहाँ पर पहले दक्षिण को बोलना है। तो दोस्तों मुझे बताओ ऑफिस से घर की दिशा कौन सी निकली, उत्तर पूरब। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, 10 किलोमीटर उत्तर पूरब, 10 किलोमीटर उत्तर पूरब, मतलब 22 में ऑप्शन नंबर
डी सही है। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 23 में आएगा दोस्तों यहाँ पर, यदि एस बी का इकलौता पुत्र है। अब इनके मैं डायरेक्ट बता देता हूँ एक बार, इनकी सॉल्यूशन भी थोड़ा सा क्विकली लेते हैं अपन।